दिव्या जैसे मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से ऐसे कर, मैं स्लाइड आपके लिए ओपन करता रहूँ, स्टार्ट करो। Yes. सर आज जो टॉपिक हम करेंगे उसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। तो हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस मतलब फॉरेन फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। जो हम कंट्री के बाहर जाके ट्रेड करते हैं उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो क्या हम कंट्री के बाहर जाते हैं फिर ट्रेड करते हैं, या फिर अपने देश में बैठे बैठे ट्रेड करते हैं दिव्या? अपने कंट्री में बैठे बैठे। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के तीन नाम है, याद रखना है। एक्सटर्नल ट्रेड जैसे कि दिव्या ने बताया, और फॉरेन ट्रेड, और एक है इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। हाँ। सर इंटरनेशनल बिजनेस होता है बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज की बिटवीन टू कंट्रीज। क्या दो कंट्री से भी ज्यादा हो सकती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में? सर हो सकती है। क्या हजार भी कंट्री हो सकती हैं? हो सकती है। लेकिन हजार तो देश ही नहीं है, कहाँ से हो सकता है? कितने देश हैं दुनिया में? अगर सारे कंट्री तो एक बिजनेस के लिए आ सकते हैं। कितनी कंट्री हैं वर्ल्ड में, ये बताइए पहले। तो वो तो नहीं पता। कौन बता रहा है बच्चा? कौन बच्चा बताएगा? बोल दो अनम्यूट करके सीधा। वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं? हाउ मेनी कंट्रीज सर आर? 193। 193। इस पे भी झगड़ा है, पता है आपको? कई बच्चे, अब आप गूगल पे देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। 193 तो मतलब ऑफिशियल है, फिर आपको देखोगे 198 भी है, फिर कई देश के अंदर भी देश हैं। जैसे दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नहीं पता किसी को? दुनिया का सबसे छोटा देश, नाम है उसका वेटिकन सिटी। ठीक है, इटली के अंदर ही है, एक चर्च है, वो है वेटिकन सिटी। और उसमें गिनती के लोग रहते हैं, और सिर्फ मेल रहते हैं, फीमेल रहती नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। और सब साधु संत ही है वहां पे। ठीक है, तो अब ये देश कैसे बिजनेस करेगा? ये खुद भी बोलते हैं कि ये एक देश है। तो कई ऐसे देश हैं, अब उनके साथ कैसे बिजनेस इंटरनेशनल किया जाएगा? तो दुनिया में सारे देशों के साथ इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है, बट कुछ देश ऐसे हैं जो ऑफिशियली बैंड हैं। जैसे अमेरिका कई देशों को मना करता है, तो हम ट्रांजैक्शन करते समय ये सब ध्यान रखना है कि हम कई सारे बिजनेस कंट्री के साथ बैन नहीं कर, मतलब डील नहीं कर सकते, ये हमारे लिए लिमिटेशन है। तो दिव्या ने ये बताया कि सर इंटरनेशनल बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज होता है। और इससे ना स्पेशलाइजेशन आता है, और हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो दिव्या, रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हैं? सर जैसे किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्स बहुत अच्छा है या कोई सब्सटेंस उसका बहुत अच्छा है और दूसरी कंट्रीज के पास वो नहीं है, तो सर दूसरी कंट्रीज उसके पास जाके बिजनेस कर सकती है। इससे उस रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा और वो वेस्ट भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। और एक दो दिन का न्यूज़ है, अगर आप देखो, अमेरिका और इंडिया की अभी काफी अच्छी बन रही है। तो ये दोनों देश चाह रहे हैं कि हमारे बीच में ट्रेड ज्यादा हो। इनफैक्ट 1 ट्रिलियन का टारगेट है आने वाले 10 से 15 साल के बीच में। तो इंडिया ने क्या मतलब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर ये हुआ है कि इंडिया जो है आम एक्सपोर्ट करेगा, मैंगोज, और अमेरिका जो है पॉर्क सप्लाई करेगा। पॉर्क समझ रहे होगे आप, पिग का मीट होता है, तो ये सप्लाई करेंगे वो। ठीक है, और इंडिया एक उसका काफी बड़ा हब है, यहाँ पे डिमांड उसकी ज्यादा है, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले जो अपने स्टेट्स हैं वहां पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और इधर ये इधर आ जाओगे ना आप, मिजोरम। ठीक है, तो इस एरिया में आपको काफी इसकी डिमांड मिलेगी। तो ये आपस में इनका एग्रीमेंट हुआ है। तो इंटरनेशनल बिजनेस इस तरह से किया जाता है, स्पेशलाइजेशन है, उन लोगों का खास स्पेशलाइजेशन है इस काम में। और इंडिया का आप देखोगे तो मैंगोज वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा ये बताइए, इंडिया में सबसे अच्छा आम कौन से होते हैं? तो दो वैरायटी बताइए, जो कौन बता रहा है? एल्फेंसो। कौन सा? अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया था क्या? एल्फेंसो। हमने डिस्कस हमने किया किया था, था। तभी तो बता रही सही हूँ। आंसर। अच्छा, लेकिन वैसे ना पूरे दुनिया में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो एल्फेंसो तो ज्यादा है नहीं। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में एक तो हमारा ये दशहरी आम सुना होगा आपने, दिल्ली में खूब मिलता है। और एक लंगड़ा आम भी ये होता है। तो ये दो बहुत पॉपुलर आम है जो एक्सपोर्ट होगा। तो बात यही हुई है कि ज्यादा से ज्यादा दशहरा आम, लंगड़ा आम हम अमेरिका में भेजेंगे, और वहाँ के लोगों को हैबिट बनाएंगे। और पता है, जो मूवीज होती है ना, जैसे हॉलीवुड मूवीज होती है अमेरिका की, वो लोग इसको आप देखोगे प्रमोट करते हैं इन सब चीजों को। जैसे फिल्मों में दिखा देंगे हीरो नाश्ता कर रहा है
तो उससे क्या होता है, दूसरे लोग देख के भी एक कल्चर आ जाता है। वैसे ही इंडिया भी कोशिश करेगी इस तरह से कल्चर क्रिएट करे, क्योंकि दशहरा आम खाने के बाद तो जीभ लल जाएगी, तो वहाँ के लोगों के अंदर कल्चर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हम बहुत ज्यादा सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप समझ गए होगे इंटरनेशनल बिजनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्या ये वाला बताओ, रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, आखिरी पॉइंट है, इसके बाद किसी और बच्चे का नंबर लगेगा। रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस की क्या वजह है, क्या हम क्यों करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस? सर जो इंटरनेशनल बिजनेस के रीजंस हैं वो सर हैं कि कुछ कंट्रीज के पास बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं और कम प्राइस में होते हैं, कॉस्ट उनकी बहुत कम होती है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले। तो सर इसके लिए इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमें कॉस्ट भी कम पड़ जाती है और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जो हमारे सऊदी अरेबिया और ये गल्फ कंट्रीज है ना, इनके पास तेल का भंडार है, ठीक है, लेकिन ये लोग इतने बदमाश हैं कि तेल महंगा करके बेचते हैं, आपस में मिले रहते हैं, और आपस में ना तेल का रेट डाउन नहीं होने देते। तो इससे इनको डबल कमाई होती है। आप देखोगे सऊदी अरेबिया में बिल्डिंग्स देखो, आप कुछ भी देख लो, बहुत पैसा वाले लोग हैं, एक से एक बढ़ के पैसे वाले लोग हैं। रीजन यही है कि उनके पास पहले से ही नेचुरल है, और उसी से वो कमा रहे हैं। वैसे काम करने के लिए कुछ भी यहाँ इंडिया के लोग जाके वहाँ काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो पैसे वाले हैं। रीजन है नेचुरल उनके पास है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके वो पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। और अब इंडिया से अगर निकालोगे तो ज्यादा तेल की मात्रा है नहीं हमारे पास, क्रूड ऑयल, ऐसे कई देश हैं जिनके पास नहीं है, तो वो मजबूरी में खरीदते हैं। तो इससे हम रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिन करो इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होती तो क्या हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर पाते? आंसर है नहीं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना। तो दिव्या की बारी खत्म, अब कौन बोलेगा? बॉयज में से एक बच्चे को बोलते हैं करने के लिए, उदित। हाँ बेटा उदित। डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, पहला डिफरेंस। डोमेस्टिक बिजनेस, बायर एंड सेलर बिलोंग। सर डोमेस्टिक बिजनेस में जो बायर और सेलर होता है वो दोनों एक ही देश के होते हैं। और अच्छा, इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंट कंट्रीज होती है, तो सर बायर और सेलर भी ऑफ कोर्स सी बात है कि अलग अलग नेशन के होंगे। बिल्कुल सही। तो डोमेस्टिक बिजनेस में आपने बताया कि हमारे देश के ही लोग होंगे, चाहे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करें, इंटरनेशनल में अलग अलग देश के होंगे। फिर बात आती है स्टेक होल्डर्स की, किन का पैसा लगा हुआ है? तो सर डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक में हमारे ही पैसा होगा, जितने भी जो भी काम होगा उसमें सिर्फ सप्लायर, एम्प्लॉयमेंट, मिडलमैन सब इंडिया के ही पैसे से होगा। और सर जो इंटरनेशनल है उसमें वेरियस स्टॉक होल्डर्स भी होंगे सर, कई सारे अलग अलग ठीक है, जैसे कंपनीज आप के ये पैसे। कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर दूसरे लोगों का भी पैसा लगा रहता है। जैसे मान लो इंटरनेशनल बिजनेस हो रही है, यहाँ इंडिया में वोडाफोन है, तो वोडाफोन में पैसा सिर्फ इंडिया के शेयर होल्डरों का नहीं लगा है, दूसरे जो यूके की कंपनी है, तो वहां के भी लोगों का पैसा लगा हुआ है, राइट? यस सर। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है कस्टमर हेट्रोजेनिटी। सर जो इंटरनेशनल है उसमें सर हम नए लोगों को जानते हैं, उनकी नई नई चीजें सीखते हैं और फिर सर उसे अपने भारत में लागू करते हैं। और डोमेस्टिक में सर कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आप अ, एक बार फिर से बोलोगे? सर जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें सर जैसे हम्म। हम दूसरे देश से कुछ मिसाइल वगैरह मंगवाते हैं या कुछ और कोई चीज मंगवाते हैं, तो सर हमें उसकी देश की जो जिस तरह से वो बनाता है उसका पता लग जाता है कि जो सामान हम खरीदते हैं उसके कारण कि इसमें ये सामान इस्तेमाल हुआ है, इतनी क्वांटिटी में हुआ है। और सर यही चीज अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट से खरीदे तो सर हमें ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पता चलता, क्योंकि वो सर ठीक इंडिया में है, ही है। और सर इससे ठीक है, हमारी यहाँ पे इंडिया की देखो डेवलप। ओके, देखो यहाँ कस्टमर हेट्रोजेनिटी में ना ऐसे समझाना है कि होमोजीनियस इन नेचर, मतलब एक समानता मिलेगी, डोमेस्टिक में आपको समानता मिलेगी। जैसे इंडिया में देखो समानता है, जैसे हम लोग, जैसे हमारा जो कल्चर है ना, आपको काफी एक जैसा मिलेगा। जैसे हम लोगों का जैसे बिहेवियर है, खाने का की पसंद है, वो समानता मिलेगी। जैसे इंडिया में आप देखोगे ज्यादातर मीट और ये सब कम लोग खाते हैं, वेजिटेरियन है, ठीक है, ज्यादा लोग मिलेंगे कंपैरेटिवली। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में कई देश ऐसे होंगे जहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेज वाले ज्यादा मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर हो एक जैसा समानता मिलेगी, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में ना समानताएं अलग अलग मिलेंगी। जैसे लैंग्वेज अलग हो सकता है, प्रेफरेंसेस अलग हो सकते हैं।
हर देश का कस्टम अलग होता है, ठीक है, तो वहां का जो कस्टम है वो हमारे इंडिया में नहीं मिलेगा, तो ये इसमें खास फर्क आता है। क्लियर है? ये सर। नेक्स्ट देखो, बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। सर जो डोमेस्टिक है उसमें सर रिलेटिवली सेम सिस्टम है ठीक डोमेस्टिक में, है, और सर इंटरनेशनल में अलग तरह के सिस्टम है, उसमें प्रैक्टिस एंड फॉलोड अलग तरह के नियम है सर, वो लागू होते हैं फिर सर उसे फॉलो भी ठीक करना है, मैं पड़ता थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपकी बात को और थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे अगर मैं सिस्टम्स की बात करूँ, तो आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो कई देशों के अलग अलग सिस्टम फॉलो होते हैं, वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है, ठीक है, वहाँ पे एकदम लोगों का दिनचर्या जो है बिल्कुल टोटली डिफरेंट मिलेगी, ठीक है, तो वो अलग सिस्टम को फॉलो करते हैं। और डोमेस्टिक बिजनेस में आप देखेंगे, भले ही इंडिया में बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन सब लोगों का सिस्टम एक जैसा मिलेगा, एक जैसे बिहेवियर रहेगा, तो यहाँ पे सिस्टम और प्रैक्टिसेस एक जैसे मिलेंगी, कॉमन। फिर बात आती है पॉलिटिकल सिस्टम और रिस्क की, तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क में बताया गया कि जो डोमेस्टिक बिजनेस होती है, सब्जेक्ट टू द सेम कंट्री, एक ही कंट्री होती है, तो इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसा फॉलो होता है। जैसे इंडिया में आप देखोगे पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसा फॉलो होता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग कंट्री होने की वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम आपको काफी डिफरेंट मिलेंगे। फिर बात आती है रेगुलेशंस की और पॉलिसी की। पॉलिसी सरकार बनाती है, तो इसको समझाओ बेटा, लास्ट टॉपिक है आपके लिए। सर सब्जेक्ट टू रूल लॉ एंड, सर जो लॉ और सब्जेक्ट होते हैं सर वो हमारे पूरे देश के लिए लागू होते हैं, और सर उन्हें हमारे जो नेता होते हैं वो बनाते हैं, और सर इंटरनेशनल में सारे सारे देशों के प्रधानमंत्री बैठ के सर विचार करके फिर सर वो बनाते हैं। चलिए ठीक है, तो काफी हद तक सही है कि रेगुलेशंस और पॉलिसीज आप डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे ना, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में जीएसटी लागू होती है, तो सभी स्टेट्स के लिए लागू होगी, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी सबके लिए एक बराबर रहेगी, जो टैक्स का स्लैब है हमारे लिए सबके लिए वो एक जैसा रहेगा। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कंपनियां काम करती हैं, उनको पता रहता है कि भाई ऐसे ही रूल है, इतना ही टैक्स देना है। जबकि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में देखेंगे, तो सब्जेक्ट टू रूल्स एंड पॉलिसीज अलग अलग मिलेंगी। अब जैसे कई देश ऐसे मिलेंगे आपको, जो एक दो देश ऐसे हैं, जैसे यूएई है, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि यूएई के अंदर टैक्स नहीं लगता, फ्री ऑफ टैक्स है। वहां अगर कोई कंपनी जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो उसको सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये इस चीज को प्रमोट करता है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, वहां पे ऐसा है। तो किसी देश में टैक्स बिल्कुल भी नहीं है, किसी देश में टैक्स डबल है। अब जैसे कनाडा है, कनाडा में 50% टैक्स लिया जाता है, इंडिविजुअल टैक्स। तो अलग अलग आपको रूल मिलेगा अलग अलग कंट्री के अंदर। इसराइल में भी नहीं है सर टैक्स। ठीक है, इसीलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए आपको, अब जैसे स्टूडेंट बताया ना, इसराइल में भी नहीं है, तो इसीलिए आपको ना डिफरेंट डिफरेंट रूल्स अलग अलग कंट्री में आपको मिलेंगे। फिर बात आती है करेंसी की, तो देखो करेंसी में भी यही है कि अगर आप देखोगे ना करेंसी, तो हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, आप किसी और बच्चे से पूछते हैं, कौन बताएगा बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? सर तनीषा। ठीक है, तनीषा बताइए। सर इंटरनेशनल बिजनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उनमें से फर्स्ट बेनिफिट है बेनिफिट टू नेशन। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है और हम रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंटली यूज कर तो सकते एक हैं। एक करके समझते हैं। देखो इसमें क्या है, इस स्लाइड में मैंने ना सारे बेनिफिट्स एक में ही ऐड कर दिए हैं। जैसे पहला बेनिफिट है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इसको आप समझाइए कि कैसे हमारे इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने से क्या फायदा होता है, इससे हम क्या यूज कर सकते सर इंटरनेशनल बिजनेस करने से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। अगर हमारे पास दूसरी कंट्री की करेंसी आएगी तो अगर हैं। आगे जाके हम उनके साथ कोई प्रोजेक्ट करते हैं या उनकी हम्म। कंट्री के लोग हमारे यहाँ पे आके काम करते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने इंडियन करेंसी को उनकी करेंसी में बदल के दें। हम सीधा ओके, उनको उन्हीं की करेंसी दे देंगे। ठीक है, तो यानी कि आप ये कहना चाह रही हो कि सर अगर बाहर की कंपनियां हमारे इंडिया में आएंगी, तो वो अपना पैसा लगाएंगी, यहाँ पे ऑफिस खोलेंगी, तो बाहर का पैसा हमारे देश में आएगा और इससे हमारी ताकत बढ़ जाएगी। कल को अगर हमें कोई एम्युनेशन खरीदना है या हथियार खरीदना है या किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई डील करना है, तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स रहेगा,
और हम लोग आसानी से डॉलर्स में डील कर पाएंगे। ठीक है, यही कह रही हो? यस सर। ठीक है, यस तो सर। अभी आप देखोगे ना कोरोना के समय फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा हमारा इंडिया में आया है, इसीलिए इंडिया ने काफी अच्छा माना जा रहा है कि अगर आप देखोगे ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया अभी इस समय मैं देख रहा हूँ कितना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया, तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देखो लिस्ट, ये मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि इंडिया हैज फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे इंडिया आ रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा है। और एक है कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्या लगता है आपको किसके पास होगा? तनीषा, सोच के क्या सर, बताओ। एक बार रिपीट। चौथे नंबर पे इंडिया, फोर्थ नंबर पे आती है। इंडिया करंटली हैव द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया था। ठीक है, हमारे पास जो है नवंबर 19 2021 का डेटा है ये। उन्होंने बोला कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो है हमारे पास टू 640.4 बिलियन डॉलर्स यूएसडी है। ठीक है, अब बताओ वर्ल्ड में सबसे नंबर वन पे कौन होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? मे भी चाइना चाइना। या यूएसए। में भी चाइना। अच्छा, और कोई बच्चा? सर यूएसए भी हो सकता सर यूएसए, नहीं क्योंकि होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए। तो आंसर है, देख लीजिए आपके सामने है लिस्ट। ठीक है, हियर आर द 10 कंट्री विद द लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व एसेट्स ऑफ जनवरी है ये, सॉरी ये जनवरी का है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, वो जनवरी का था बेटा। ठीक है, सर अब तो शायद चाइना का नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत सारी कंट्री ने उसे ट्रेड बंद कर दिया ना। कम होता जा रहा है लेकिन अभी भी बहुत है। अभी भी आप देखोगे ना तो ये मतलब बहुत बड़ा डेटा है इस समय भी। ये तो वीकली स्टैटिस्टिक्स हैं, अब ये इसमें कई सारे, लेकिन अगर आप देखो तो इंडिया है जो नंबर वन पे है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, मैं देख लेता हूँ एक बार। अ, वही डेटा खुल रहा है। चलिए, इतना पता चला कि इंडिया है। ठीक है, ये रहा देखो, यहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा है, ये डेटा मिल गया जो चाहिए था मुझे। रैंक नंबर वन पे है चाइना, बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने चाइना का नाम बताया। दूसरे नंबर पे जापान है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जापान का है। तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। चौथे पे इंडिया है। समझ गए? इंडिया का देखो नीचे की तरफ गया है थोड़ा सा, वो कई वजह है उसकी, चेंज होता रहता है। अगर आप देखोगे ना तो ये डेटा चेंज होता रहता है, बट ये वीकली मंथली डेटा है ही। तो इस समय अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 2021 में, ये है 31 दिसंबर 2021 का, तो हमारा थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। तो ये होना बहुत जरूरी है, अगर ये रहेगा तो हमारी कंट्री मान के चलते हैं हम कि अच्छा करे। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा है मोर एफिशिएंट रिसोर्सेस, इसका समझाओ। तो जैसे एक कंट्री में एक रिसोर्स बहुत ज्यादा है तो हमारे पास, अगर दूसरी कंट्री में नहीं है तो वो उस हम्म। कंट्री से जाके वो ले सकती है। थोड़ा सा वो हाई कॉस्ट पे देगी कंट्री, और हाँ, हमारी country उसे परचेज कर सकती है। तो इससे जैसे हम, मोर ठीक ऑफ है, जैसे रिसोर्स। मान लो हमारे कंट्री के अंदर, जैसे सपोज करो बैटरी बनानी है और लिथियम चाहिए होगा, तो लिथियम जिस देश में सबसे ज्यादा होगा उसका हम यूज कर सकते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, एक और है इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। इससे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसे बढ़ेगा किसी कंट्री का, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स कैसे बढ़ जाएंगे इंटरनेशनल बिजनेस से? सर अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी हमारे यहाँ पे आके बिजनेस करेगी तो बिजनेस तो स्टार्ट हुआ है ना, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, वो चलो, और ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसे बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट का तो कंसेप्ट आपने बता दिया कि सर कोई नई कंपनी आएगी तो जॉब क्रिएट होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। और इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट? तो सर ग्रोथ भी इंक्रीज होगी क्योंकि वो यहाँ पे आके यहीं के रिसोर्स यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए। ठीक है, तो हमारा रिसोर्सेस यूज होगा, फिर जो दूसरे लोग कमाएंगे इसमें,
और हमारा ग्रोथ करने का प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि जब बाहर की कंपनी इंडिया में आके काम करेगी तो रोजगार ऑटोमेटिक पैदा होगा, तो इससे हमारी ही कंट्री का ग्रोथ होना है। और लास्ट में इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाउ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल विल इंक्रीज, अच्छा कैसे हो जाएगा लोगों का, क्या लोग अच्छे से, इंटरनेशनल कंपनी आने से क्या लोग अच्छे से रहने लग जाते हैं? सर उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो जब उनके पास पैसे आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर देंगे। और साथ ही और में बोलो बोलो। कंपनीज भी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि सर जैसे कि उनका इंश्योरेंस करा सकती हैं या उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा सकती हैं कम रेट बहुत पे। बहुत अच्छा, ये पॉइंट अच्छा किया आपने बता के कि भाई उनको इंश्योरेंस करा देंगी। ठीक है, तो अगर कल को अगर वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या कुछ इस तरह का इवेंट होता है तो उनके परिवार को एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप देखेंगे इंटरनेशनल कंपनियां ये सारी फैसिलिटीज देती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनी में जो जॉब करते हैं आपके फ्रेंड्स या फिर आपके भाई बहन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है, वो बहुत अलग तरीके से रहने लगते हैं। ठीक है, खर्च करने लग जाते हैं, और कंपनी उनको टाइम टू टाइम आप देखोगे बेनिफिट्स भी देती है, उनको ट्रैवलिंग का सुविधा देती है, कार में आना जाना, तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का सुधरता है। और आपने ये भी देखा होगा दीपावली दीपावली के समय उनको परचेज करने के लिए अलग से कूपन्स मिलते हैं। ऐसा हुआ है किसी के भाई बहन के साथ कि कूपन्स मिलते हैं, या फादर मदर कहीं जॉब करते होंगे तो नोटिस किया होगा आपने, फिर वो लोग खरीदते हैं। यस। ठीक है ना? तो यस सर। इससे इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। ठीक है, अब हम बेनिफिट्स, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि देश को क्या फायदा, ये सब देश के लिए था, देश को फायदा हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स टू द फर्म, और इस बार कोई और बच्चा बताने वाला है। कौन बच्चा बताएगा? हैंड रेज करो, वेट कर रहा हूँ। बेनिफिट्स टू फर्म समझाना है। उदित का नंबर हो चुका है, तनीषा ने बता दिया है। आकाश बेटा आपको बताना है, कौन रह गया? कौन बताएगा बेटा? आप ही से पूछना है मुझे आज, मैं पहले ही समझा चुका हूँ टॉपिक। वंस समझाना है बेटा, बेनिफिट्स फॉर्म को क्या क्या फायदे होते हैं। वंस, वंस और युवराज में से कौन समझा रहे हैं? ईशांक आप भी, कौन समझाएगा? लेट मी नो। कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है, हैरानी हो रही है मुझे। हाँ, समझाऊं किस? सर? हाँ बिल्कुल समझाओ, नाम बोलो। दिव्या। हाँ बोलो। यस सर। सर जो सेकंड है वो बेनिफिट्स टू फर्म। तो सर जो हाँ इंटरनेशनल बिजनेस से फर्म्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हायर प्रॉफिट्स। तो सर जब हम इंटरनेशनल बिजनेस के या हम इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं तो फर्म्स को प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। किस तरह से होते होंगे इंक्रीज? फॉरेन तो सेल्स हाँ बढ़ सेल्स बढ़ जाती है उनकी, क्योंकि फॉरेन भी उनके साथ, फॉरेन कंट्रीज भी कोलैबोरेशंस में है, तो सब वो ठीक है, भी। वेरी गुड। ठीक है, ये पॉइंट एकदम सही है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि सर ज्वाइंट वेंचर कर लें, दूसरे कंपनी के साथ हाथ मिला लें, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि आपकी सेल विदेशों में भी होना शुरू हो जाएगी, है ना? और आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में भी भेज रहे हो खाली, तो इससे क्या होगा, फर्म को बेनिफिट होता है। जैसे आपकी कंपनी अगर दूसरे इंटरनेशनल बिजनेस करती है तो फॉरेन कंट्री में भी तो अपना ऑफिस खोलेगी, वहां के भी तो कस्टमर आपके सामान को खरीदेंगे, तो इससे फर्म को फायदा होगा। ठीक है, ऐसे लिखना है। सर हाँ सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि उनको हायर प्रॉफिट इसलिए भी हो सकता है कि जैसे इंडिया में लेबर बहुत चीप रेट पे मिलते हैं, तो हम्म, उनका ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी यहाँ आके इंडिया में स्टार्ट कर रही है तो बेनिफिट उसको भी फायदा होगा, और वाइस वर्सा कर दो, जो मैंने एग्जांपल बताया कि मान लो हमारी कंपनी भी तो विदेश में जाके काम कर सकती है, वो भी तो इंटरनेशनल बिजनेस ही है। तो ऐसे में जो जो हमारे कस्टमर सिर्फ इंडिया इंडिया के कस्टमर थे, अब बाहर के भी कस्टमर जुड़ गए, तो जो सामान हम सिर्फ इंडिया में बेच सकते थे, अब हमारे पास प्रोस्पेक्ट बढ़ गया, हम विदेशों में भी बेच सकते हैं। वी कैन सेल दोज गुड्स टू फॉरेन पीपल ऑल्सो, हेंस द नंबर ऑफ customers
automatically increases and therefore we will earn lot of profit there. Understood? Yes. yes दूसरा पॉइंट समझाओ, इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जो दूसरा पॉइंट है वो है इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जब भी कोई इंडियन फर्म या कोई भी फर्म फॉरेन कोलैबोरेशंस करती है तो सर उनकी जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो या उनके एसेट्स वगैरह से, क्योंकि वो भी इन्वेस्ट करते हैं, इससे उनकी और कैपेसिटी। दूसरी बात, वहाँ की टेक्नोलॉजी का भी स्टार्ट कर लेते हैं यूज करना। अब जैसे मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, तो वहाँ के कंट्री से सीखेगी। वहाँ जब उसने ऑफिस खोला होगा या वहाँ पे जॉब होगा तो वहाँ के लोग भी इसकी कंपनी में जुड़ेंगे, तो एक अच्छे से कल्चर पता चलता है कि किस तरह से काम किया जाता है, और वो नए नए टैलेंट वो भी लेके आएंगे, तो कंपनी को सीखने को मिलता है और कंपनी उनका इस्तेमाल कर सकती है। जैसे बाहर की टेक्नोलॉजी हमसे काफी अच्छी है, मान के चलो कुछ देश ऐसे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी से इंडियन कंपनी सीख लेगी, तो इससे बेनिफिट्स टू द फर्म होगा। सिर्फ अपने देश में काम करती तो ये चीज सीखने को नहीं मिलता। फिर एक और है प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप पहले ही बता चुके हो कि ग्रोथ का भी प्रोस्पेक्ट बढ़ता है जब बाहर की कंपनी या इंडिया की कंपनी बाहर जाती है, तो इससे हमारा ग्रोथ बढ़ेगा। और इससे एक और लास्ट पॉइंट है कि वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। इससे क्या होगा कि हम इंटेंस कंपटीशन होगा डोमेस्टिक मार्केट में, जब बाहर के देश की कंपनियां आएंगी तो यहाँ हमारा कंपटीशन को बहुत तेजी से बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन हाई हो जाता है और बहुत अच्छा कंपटीशन होता है। तो दिव्या, आपको क्या लगता है कि कंपटीशन होना चाहिए बाहर की कंपनियों से इंडियन कंपनी को, या अगर इंडियन कंपनी को उनसे कंपटीशन नहीं मिलता तो ज्यादा अच्छा करते? नो सर, कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो जो कस्टमर है उनको वैरायटी कैसे मिलेगी। लेकिन एक चीज और भी है, मान लो चाइना की कोई कंपनी है, वो इंडिया में आके काम करती है, और हमारी एक कंपनी है जो यहाँ पे लाइट्स बनाती है, दीपावली में जो छोटे छोटे लड़ियां नहीं बनाते बल्ब्स के, तो ये बहुत महंगा पड़ता है इनको, इंडिया वालों को, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है कैसे बनाने, या हमारे यहाँ इतना अभी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, और हमारे यहाँ लेबर भी इतने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, उनको पता नहीं है, तो महंगा पड़ता है। जबकि चाइना वाले सस्ते में बना के दे देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इससे कंपटीशन होने से हमारी कंपनी को नुकसान है, फायदा होने की जगह? लेकिन सर जहाँ कंपटीशन है वहां पे न्यू आइडियाज भी तो लेके आएंगे ना लोग, और तो आपका बेटर। कहना है कि सर कंपटीशन होने से हमारी कंपनी की जो मार्केट है यहाँ पे भी तो सीखने को मिलेगा, इनको पता चलेगा कि हमें भी कम सस्ते में रेट में बनाना है, और क्वालिटी और अच्छा मेंटेन करेंगे, अपने आप को मतलब चेंज करेंगे, जिससे कि मार्केट में बने रहें, तो इससे इनडायरेक्टली फायदा है इंडियन मार्केट को। ऐसा मान रही हो? ठीक है, सानिया आप भी अग्री करती हो इस बात से कि इंटरनेशनल कंपटीशन होना चाहिए, इंटेंस यस कंपटीशन सर। होना अच्छा है? ठीक है। और बेटा एक सानिया ये भी बता दो कि इम्प्रूव बिजनेस विजन, इसमें लिखा है कि इससे बिजनेस का विजन बढ़ेगा, इससे आपको कुछ समझ में आया क्या? क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? क्या इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से फर्म्स को फायदा होगा, विजन बढ़ेगा फर्म्स का? यस सर। क्या विजन क्या होते हैं? अगर ये पता होगा तो समझा पाओगी, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी समझा। विजन कोई बच्चा बताएगा मुझे, विजन क्या होता है? सर क्या? हम अगले कुछ सालों में अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं या हम उससे वेरी क्या। गुड, मतलब दूरदृष्टि बोल दूं? यस सर। ठीक है, तो सानिया आप यस बता सर। सकती हो बेटा, सानिया, कि दूरदृष्टि हमें पता चल जाएगी, कंपनी को पता चल जाएगा आगे उसकी क्या है, कहाँ चलेगी ये? सानिया? मैं बताऊं सर? नहीं नहीं, ये बता देगी, सानिया बता सकती है, क्या दिक्कत है? सानिया अनम्यूट करो बेटा, बोलो। हाँ बोलो। हैंड रेज कर दी? क्या? उसका हैंड रेज हो रखा है। ठीक सर है। वॉइस नहीं आ हाँ ठीक है, म्यूट है इसकी, इसने हैंड रेज किया। ठीक है, बॉयज में से कोई बता रहा है? आप ये तो हो गया, समझ गए। देखो सिंपल भाषा में बता दूं तो इससे बिजनेस का ना विजन बढ़ता है, बिजनेस आगे 10-15 साल का सोचने लगती है। उसको पता है कि चाइना वाले कंपटीशन दे रहे हैं तो हमें 15 साल आगे तक का देखना है, तो फिर वो अपने आप को चेंज करते हैं। अगर कंपटीशन नहीं होता ना तो कंपनियां अपने आप को
चेंज नहीं करती और ये हमारे कंट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना था। ठीक है? अगली क्लास में हम लोग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिज़नेस करेंगे जिसके अंदर ये पाँचों पॉइंट डिस्कस करेंगे और आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है? तो आज इतना ही करते हैं। आज स्टूडेंट्स ने डिस्कस किया और आप ही लोगों ने समझाया काफ़ी अच्छा। ठीक है? तो इतना ही लीव करते हैं और आप नोट्स बना के रख लो।